स्टूडेंट्स, आज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन का एक और चैप्टर एक और पार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी भी हम आज ही इंशाल्लाह कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम इसके अंदर रिसर्च देखने जा रहे हैं कि रिसर्च किस टाइप की होती है, किस टाइप की स्टडीज़ होती हैं, कौन कौन सी ऐसी टाइप हैं जो कि रिसर्च के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से आप कौन से डिज़ीज़ के बारे में जो है वो जान सकते हैं, कौन सी स्टडी को आपने जो है वो फोकस करना होता है और किस केस के लिए कौन सी प्रॉब्लम के लिए हमें कौन सी स्टडी को जो है वो देखना होता है। बेसिकली एपिडेमियोलॉजी की मैं बात करूँ तो ये ब्रांच है मेडिसिन की जिसके अंदर हम डील करते हैं कि इंसिडेंट कि कितने परसेंट डिजीज़ हो चुका है किसी भी पेशेंट को या किसी भी कम्युनिटी के अंदर, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कितना उसका पॉसिबली कंट्रोल है। जिस तरह से आजकल कोविड-19 चल रहा है तो उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप का डिजीज़ है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसका कंट्रोल किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं। ये सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है, एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है वो सोर्स जिससे ये आपको डिजीज़ लगी, जिस तरह से कोविड-19 किसी भी पेशेंट को हुआ, ठीक है, वो आपका क्या कहलाया, होस्ट। तो मींस एजेंट, होस्ट, और फिर आपके एनवायरनमेंट को किस हद तक मुतासिर किया, तो ये आपका क्या कहलाया, एनवायरनमेंट। तो 3 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो ये डिपेंड कर रही होती है इसके अंदर। और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि एपिडेमियोलॉजी को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, कोई भी एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो देखना चाह रहा है कि कौन से डिज़ीज़ कितनी हद तक फैल गई है, तो वो किन चीज़ों पे जो है फोकस करेगा। वो सबसे पहले ये देखेगा कि किन पर्सनस को हुए, किस कम्युनिटी में हुए, किस एरिया में हुए, प्लेस किस टाइम पे हुए, किस वजह से हुए, कॉज, रिस्क फैक्टर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी जो है वो कवर कर रही होती है आपका टाइम, ठीक है, कितने टाइम में ये जो पेंडेमिक डिजीज़ है, जैसे कि मैं कोविड-19 की एग्जांपल दे रही हूँ जो कि बहुत कॉमन है, वो फैल गई है, कितने एरिया तक, कितने लोग इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो गए। तो उन सारी चीज़ों का डेटा जो है ना वो इसके एक्सपर्ट्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम होता है। जिस तरह से आजकल आपका जो है पेंडेमिक डिजीज़ एक जो फैली हुई है, तो वो क्या करें, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, वो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सारे जो प्रूफ है, एविडेंस है, जो सारी चीज़ें, जो फैक्टर, जो कॉजेज़ मैंने आपको बताए, जो वेज है, उन सारी चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी जो है ना वो बेस कर रही होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के ऊपर, आपकी केस कंट्रोल स्टडीज़ के ऊपर, आपकी कोहॉर्ट स्टडी के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है जिसके ऊपर आपकी एपिडेमियोलॉजी जो है ना वो बेस कर रही होती है। आपने इतना याद रखना है कि किन लोगों को हो जाती है, कि इसका कॉज क्या है, कितने हद तक रिस्क फैक्टर है, कितने हद तक ये ट्रांसमिट हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ों का जो है आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बारे में थोड़ा सा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। आप पॉपुलेशन के ऊपर देखेंगे तो आपकी जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी वो आपकी कहलाएगी एकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन को है, पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा वो जो है इससे मुतासिर हो रही है कोविड-19 से, सिंध की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, कौन सा ग्रुप जो है ना वो ज़्यादा जो है मुतासिर हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। इंडिविजुअल की बात करें तो हम क्रॉस सेक्शनल देख रहे होते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं प्रिवलेंस, फ्रीक्वेंसी, कितने हद तक बंदे आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं। जिस तरह से आप सुन रहे होंगे 3000 केसेस आज रिपोर्ट हुए कोविड-19 के, 4000 रिपोर्ट हुए। एक एक इंडिविजुअल आया और फिर देखिए हमने इकट्ठा करके प्रिवलेंस कि कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। इंडिविजुअल्स को अगर हमने देखना है तो केस कंट्रोल, कोहॉर्ट और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगी, आपको सिर्फ ये वर्ड समझ नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉर एग्जांपल जो मुतासिर हो के आपके पास 2500 की पॉपुलेशन आपके पास रिपोर्ट हुई है एक दिन के अंदर, जिस तरह से बता रहे होते हैं आज कोविड-19 के 5000 पेशेंट रिपोर्ट हुए। तो अगर आप उसके बारे में देखना चाहते हैं कि 5000 लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हुए हुए, ये कितने % ऐसे लोग हैं जो कि
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, कितने ऐसे मतलब 5,000 में से कितने ऐसे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है कोविड-19 का, कितने ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जिनकी जो है वर्स्ट कंडीशन है, कितने ऐसे लोग हैं जो वेंट्स पे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत एग्रीवेटिंग सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी अगर आपने जाके देखना, आपको एक्सपोजर हो और फिर इंसिडेंट्स देखना हो कि किस तरह से क्या हो रहा है, तो आप क्या देख रहे होते हो, कोहॉर्ट स्टडी देख रहे हो। दिस इज़ नोन एज प्रोस्पेक्टिव, आगे के बारे में आप मालूमात कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 5,000 लोग एक्सपोज हो गए, ठीक है, और आप पास में जाके आप देखना चाहते हो कि क्या क्या वजह थी, ये 5,000 रिपोर्ट है। हो सकता है 5,000 में से 2,000 ऐसे लोग हो जिनकी लोकल ट्रांसमिशन हो, 1,000 ऐसे लोग हो जो हॉस्पिटल्स वगैरह गए हो, 1,000 ऐसे लोग हो जिन्होंने मास्क वगैरह ना पहना हो सकता है 500 ऐसे लोग हो जिनको घर में आने वाले जो मेड्स वगैरह से ये ट्रांसमिट हुआ। तो आप उसको क्या कह लोगे, रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट कह लोगे, ठीक है। अब जो कंडीशन आपके पास हो गई है, अब आप उसकी जाके आप बैक में जाके देखोगे कि कितने लोगों को क्या हुआ, तो फिर आप केस कंट्रोल भी देख रहे हो। तो अच्छा ठीक है, अब कह रहे होते हैं कि कोविड-19 के मेडिसिन जो है ना, वो जो है पैरासीटामोल है, एजिथ्रोमाइसिन है, और इसके अलावा और भी ड्रग्स आपके दे रहे होते हैं। अब क्या हुआ, यूएस के अंदर, चाइना के अंदर या ब्राज़ील के अंदर क्या हुआ, 2 लाख 3 लाख पॉपुलेशन एक्सपोज हो गई। दे डिड अ स्टडी, उन्होंने स्टडी की, 1 लाख पॉपुलेशन को लिया, अब 50,000 को उन्होंने पैरासीटामोल एंड एजिथ्रोमाइसिन दी, 50,000 को उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि कौन लोग जिनको ट्रीटमेंट पैरासीटामोल दिया वो ज़्यादा ठीक हुए, एजिथ्रोमाइसिन दिया वो ठीक हुए, या कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, रैंडमली डिवाइड करके। दिस इज़ ऑल अबाउट अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो कि कम्युनिटी के ऊपर किया गया है, किसी इंटरवेंशन स्टडीज़ को फॉलो करके। इंटरवेंशन इधर आपकी क्या आ गई है, कोई भी आपकी ड्रग आ गई है, ड्रग आपकी आ गई जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, दूसरी ड्रग आपकी आ गई पैरासीटामोल। अब बात ये होती है कि एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती है या आइबुप्रोफेन, तो क्या क्या इक्वली डिवाइड किया और फिर लोग दोनों कम्युनिटी को या दोनों लोगों को आपने दी, और उसके बाद आपने चेक किया। सॉरी, दिस इज़ अबाउट द इंटरवेंशन स्टडी। स्टडी डिज़ाइन या तो आपकी एक्सपेरिमेंटल होती है या फिर ऑब्जर्वेशनल होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल की भी अगर बात करें, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसमें एक पूरा ट्रायल आपने क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। एनालिटिकल की बात करें तो विद कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताती हूँ, एक पेशेंट आपके पास आया, इनिशियली आपने सुना होगा कोविड-19 का, जिस तरह से पाकिस्तान में अभी 3 महीने पहले के 2 पेशेंट हो गए, 3 पेशेंट। सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो, तो केस स्टडी। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के पेशेंट आपके पास आ गए, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। आपने सुना होगा कोविड-19 में ये पैथोलॉजी होती है, ये डिजीज़ हो जाती है, ये डिजीज़ हो सकता है कोई अनयूजुअल प्रेजेंटेशन के साथ आए हो। जिस तरह से कोविड-19 में आपने अब तक तो ये सुना होगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाए वायरल मेनिंजाइटिस के साथ, ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, पेशेंट आ गया, अब आपको अनयूजुअल सा लगा ना, तो आपने केस स्टडी बना दी, एक बंदे की के बारे में रिपोर्ट आपने लिख दी, दिस इज़ कॉल्ड केस रिपोर्ट। अब आपने क्या किया, आपके पास आपकी पॉपुलेशन के अंदर 200, 300, 400 लोग कोविड-19 के आ गए। अब आपने सबको चेक करना शुरू किया, क्या किसी के अंदर अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है। हो सकता है आपको 10, 20, 30 लोगों के अंदर आउट ऑफ 300 आपको क्या मिल जाए, वायरल मेनिंजाइटिस। दिस इज़ कॉल्ड केस सीरीज़। अब आपने क्या बना दी, उसकी केस सीरीज़ बना दी। अब आप देखने चाहते हो कि प्रेवलेंस या फ्रीक्वेंसी ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस इन कोविड-19 पेशेंट, आप देखना चाहते हो वायरल मेनिंजाइटिस कोविड-19। अब आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी पे आ जाओगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होती है, इट्स अ सर्वे बेस्ड स्टडी, इट्स जस्ट लाइक अ सेंसस। जिस तरह से मरदमशुमारी हो रही होती है, एक घर में कितने बंदे रहते हैं, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, बड़ा कितने हैं, छोटे कितने, तो जिसमें आप सिर्फ एक बात बता रहे होते हो ना, हाइपोथेसिस दे रहे होते हो। दिस इज़ अबाउट द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि भाई कितने लोगों को वायरल मेनिंजाइटिस है। अब आप देखना चाहते हो कि वायरल मेनिंजाइटिस, अगर आप एसोसिएशन देखना चाहते हो किसी और डिजीज़ से कि चलो वायरल मेनिंजाइटिस तो है, ठीक है, लेकिन किस वजह से है। हो सकता है कि उनके साथ कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम हो रही हो या ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। अगर आप कॉज देखना चाह रहे हो, फैक्टर्स देखना चाह रहे हो, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन एनालिटिकल स्टडी। और सिंपल से आप देखना चाह रहे हो कितने लोगों को है, ठीक है, बड़ों को है, छोटों को है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। क्लियर होगी। अगेन वही बात, क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव होती है, क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल होती है। अगर आप फैक्टर्स देख रहे होते हो किस टाइम क्या हुआ, क्या वजह हुआ, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिटिकल। केस कंट्रोल,
और कोहॉर्ट क्या होती है ये भी मैं आपको अभी बताती चलूँगी। अच्छा, दूसरी बात है आपके रीजन के अंदर कोविड-19 की क्या प्रेवलेंस है, कौन से सिंध में क्या है, पंजाब में क्या है, बलूचिस्तान में क्या है। कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बाद कोहॉर्ट स्टडी। मैं आपसे अब वीडियो भी एक शेयर करने वाली हूँ जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में बताई गई है कि कोहॉर्ट स्टडी किस तरीके की होती है। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, कोहॉर्ट स्टडी इज़ द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। ये भी एक टाइप है ऑब्जर्वेशनल की स्टडी की जिसमें सिर्फ जो ऑब्जर्वेटर होता है वो क्या करता है, सिंपली इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। और ये बेस्ट मॉडल होता है इंसिडेंट्स और नेचर ऑफ हिस्ट्री मालूम करने के लिए। बहुत सिंपल सी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। कोहॉर्ट रिट्रोस्पेक्टिव होती है और प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव होती है जो आगे की। फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोविड-19 हुआ, ठीक है, एक ग्रुप ऐसा है जिसको कोविड-19 हो गया और उसको सिम्टम्स है। सॉरी, ये दोनों ग्रुप्स जो है ना आपके कोविड-19 के, एक को सिम्टम्स है और एक को सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। जिसको सिम्टम्स हैं वो क्या हुआ है, एक्सपोज हो गया, जिसको सिम्टम नहीं है वो अनएक्सपोज हुआ है। टाइम गुजरता जाएगा और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो देखेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि जिनको कोविड-19 के वायरस ने आके अटैक किया, जिनको ऑलरेडी सिम्टम थे। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन बहुत सीरियस हुई और उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो सीरियस कंडीशन होने के बाद ठीक हो गए, ठीक है। अनएक्सपोज ग्रुप सिम्टम्स हैं, सिर्फ कोविड-19 के सिम्टम्स इस ग्रुप में नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको डिज़ीज़ हुई, मतलब कि ख़तरनाक किस्म की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको अलामतें ज़ाहिर होना शुरू नहीं हुई। या मैं और सिंपल सी आपको एग्जांपल दूँ, ये वो ग्रुप है जो स्मोकिंग करता है, ये वो ग्रुप है जो स्मोकिंग नहीं करता। हमने देखना है कि आगे आने वाले 10 सालों में कितने ऐसे लोग हैं जिनको लंग कैंसर डिजीज़ डेवलप होती है और कितने ऐसे स्मोकर्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं फिर भी उन्हें डिजीज़ डेवलप नहीं होती। दूसरा ग्रुप वो है जो स्मोकिंग नहीं करते। आगे आने वाले टाइम के साथ साथ, मतलब इसमें आप टाइम पीरियड सेट कर लो तो 10 साल 20 साल, जब तक डिज़ीज़ डेवलप ना हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग तो नहीं करते लेकिन फिर भी उनको डिज़ीज़, मतलब लंग कैंसर डेवलप हो जाता है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको लंग कैंसर नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव स्टडी। एक्सपोजर था और किसी को एक्सपोजर नहीं था। आप क्या देखना चाह रहे हो, आप देखने चाह रहे हो कि इफ़ेक्ट ऑफ सिगरेट, ठीक है, इन अ हेल्दी पर्सन। आप इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हो सिगरेट के, या सिगरेट एसोसिएशन विथ लंग कार्सिनोमा। आप देखना चाह रहे हो लंग कैंसर और उसकी एसोसिएशन। तो दिस इज़ अबाउट कोहॉर्ट स्टडी। आप इसको प्रोस्पेक्टिव कहते हो। सिंपल सी बात है कि एक्सपोज हुए, 2008 में स्मोकिंग करना शुरू की, 2018 में आपने देखा कि कितने लोगों ऐसे हैं कि जिनको लंग कैंसर डेवलप हुआ या नहीं हुआ। फिर आपने 2028 तक आपने चेक किया, तो मतलब आपने प्रोस्पेक्टिव आगे की तरफ गए हो। 20 साल आपका टाइम पीरियड था। रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में ये होता है, आप क्या कर रहे होते हो, पास्ट की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है, बैक जा रहे होते हो। उसमें आपके पास क्या होता है, एक पॉपुलेशन है जिसके साथ सब कुछ हो गया। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्वेस्टिगेटर यूज एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड इन द पास्ट टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे कैंसर्स के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, तो इसके अंदर पॉपुलेशन डिफाइंड होती है और इसके अंदर भी डिफाइंड पॉपुलेशन होती है। दोनों के अंदर डिफाइंड होती है और दोनों में अब आप देख रहे होते हो। आपने देखा आपके पास लंग कैंसर्स के पेशेंट है, आपने देखा कितने ऐसे लोग हैं, सॉरी, आपके पास स्मोकर्स आए या लंग कैंसर के पेशेंट आए, आपने देखा कितने ऐसे लोग हैं जो कि स्मोक से एक्सपोज हो रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है। लंग कैंसर के पेशेंट आपके पास डिफाइंड पॉपुलेशन हो गए, कितने ऐसे लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, एक्सपोज हो गए, और कितने ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज नहीं हुए, मतलब स्मोकिंग नहीं करते, एक्सपोज नहीं। फिर भी आपने जाके देखा, ठीक है, पिछले दिनों में पास्ट में जाके आप देखना कि मतलब क्या इसी वजह से उन लोगों को डिज़ीज़ डेवलप हुई है या इस वजह से डिज़ीज़ नहीं डेवलप हुई। इसी तरह से वो लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, तो फिर भी क्यों आपने पास में जाके चेक किया कि कोई ऐसा रीज़न था, ये स्मोकिंग तो नहीं करते थे, तो फिर भी जो है ना वो क्यों इन लोगों को जो है ना वो डिज़ीज़ डेवलप हुई। इट इज़ लाइक दिस कि चोरी हो गई है और अब आपने जो इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू की और पास्ट में गए, क्या हुआ, चोर कितने थे, कहाँ से एंटर हुए, क्या क्या चीज़ें उठा के लेके गए, ईच एंड एवरीथिंग आप इसमें देख रहे होते हो। इधर भी बताया गया, इन्वेस्टिगेटर स्पेंड अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम टू असेंबल अ स्टडी पॉपुलेशन। आपने याद रखना है, डिटरमाइन डिजीज स्टेटस एट प्रेजेंट टाइम, नो फॉलो अप, नो फ्यूचर फॉलो। पास्ट में जा रहे हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट है, फ्यूचर में जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट है। अब आप केस कंट्रोल की तरफ आ जाए। केस कंट्रोल के अंदर क्या होता है,
इधर भी आप क्या हो रहे होते हैं, बैक में जा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोविड-19 केस रिपोर्ट हो गया, ठीक है, आपके पास 2 लाख केसेस आ गए। 2 लाख केसेस के आप प्रीवियस रिकॉर्ड में गए, आपने देखा कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो एक्सपोज हुए, मतलब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से एक्सपोज हुए या डायरेक्टली एक्सपोज हुए, और कितने ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल ना एक्सपोज हुए, ना कहीं निकले, ना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उन लोगों को क्या हो गया, कोविड-19। तो आप पास्ट में जाके इधर देख रहे होते हो एक्सपोज और नॉन एक्सपोज भी। अच्छा, दूसरा जो है ना, रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडीज़ इज समहाउ सिमिलर, ठीक है। इफ़ आई से कि आपने, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के तरीके बताऊंगी, आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू कोट मोर एंड मोर एग्जांपल, ताकि आप इन दोनों स्टडीज़ के अंदर जो है ना वो डिफरेंस कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि आप लोग जो है ना पहले वीडियो को देखें, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर भी ना हो, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। पहले वो वीडियो देखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी कि केस कंट्रोल स्टडीज़ और कोहॉर्ट स्टडी में आप किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ स्पेलिंग। थैंक यू सो मच। Epidemiological studies. We're going to have a quick look at epidemiological studies, what they are, a few different types of studies, their advantages and disadvantages. First of all, what is a study? Well, simply put, a study is a scientific process of answering a question using data from a population. It can be any question. For example, does smoking cause cancer? Is there more disease in an area compared to another? Or what food is responsible for causing an outbreak? So the first thing to do in any study is to have a study question. What are we trying to find out? Then, we need to figure out what the best type of study is that would help us answer the question. Once we've decided on a study type, we need to do the study, collect and analyze the data using a suitable statistical method. Then we need to interpret the results to make sense of it all. And finally, we need to report the results of our study. Importantly, all studies need to be done in an ethical way. Now let's have a look at a few different study types. An ecological study is a type of study where measurements like disease rates and information about exposures are made on a group of people. The groups can be as small as people in a house or as large as people in an entire country. It's important to remember that results and conclusions from ecological studies apply to a group and not to individuals. Ecological studies are useful for comparing the health of populations in different places, such as measles rates in Australia and New Zealand, or at different times. They're also useful for generating questions and highlighting issues that can lend themselves to future investigations or studies. A case series describes the characteristics of a group of people who have the same disease or the same exposure. The aim of this is to understand the demographics, clinical presentation, prognosis, or other characteristics of people who have a particular disease, or describe something unusual. For example, in the early 1980s, the occurrence of an unusual pneumonia in men led to the recognition and identification of HIV. A cross-sectional study takes a selected population and measures health information at a given point in time, giving a snapshot of their health. It usually involves asking participants a series of questions using a questionnaire. Health surveys that collect health information about people in a population is an example of a cross-sectional study. Because these studies commonly measure how many people have a disease at a particular point of time, they're also called prevalence studies. It's important to make sure that the selected population is representative of the total population. Cross-sectional studies are relatively inexpensive and easy to conduct compared to other studies. They can provide information on multiple exposures and outcomes, and are a good way of assessing the health needs of a population. However, because the information is collected at a single point in time, it cannot be used to determine whether a particular exposure caused the disease or not. A case control study starts off with cases. These are people with a disease. It uses a comparison group called controls, who are similar to cases but do not have the disease. Then, both groups are asked about their previous exposures to different risk factors. Now, for each of the risk factors, the odds of being exposed if they were a case is compared to the odds of being exposed if they were a control. This is called an odds ratio. An odds ratio of more than 1 means that people with the disease are more likely to have been exposed to that risk factor than people without the disease.
suggests no association. Case control studies are commonly used in foodborne outbreak investigations. For example, we can compare the odds of eating different kinds of food between people who fell ill after consuming a meal and those who didn't. If the odds ratio is greater than 1 for a particular type of food, then it's possibly the cause of the illness. A major advantage of a case control study is that they're often quick and cheap to do. Also, because they start off with cases, it can be used to study uncommon diseases. However, because these studies involve small numbers, they're not good to study rare exposures. One of the challenges in a case control study is to find suitably matched controls. Also, because studies ask about exposures in the past, people might not be able to recall their exposures accurately. In a cohort study, a group of people is followed over a period of time to see what happens to them, and information about risk factors is collected. We can then compare the occurrence of an outcome, like disease, in those who were exposed to a particular risk factor to those who were not exposed to that risk factor. The main measurement used in cohort studies is called the relative risk. A relative risk is the ratio between the risk of disease in the exposed group compared to the risk of disease in the unexposed group. A relative risk of greater than 1 means that the exposure is associated with an increased risk of the disease. If it is 1, it indicates that the risk is the same, and if it's less than 1, it indicates that the risk is lower. 1950s, where a group of doctors were followed up for many years. This study provided valuable scientific evidence of the harmful effects of smoking, especially the link between smoking and lung cancer. One of the main advantages of cohort studies is that the time sequence of events can be determined. This is useful when trying to determine what caused a disease. Another advantage is that information about several different outcomes and risk factors can be collected at the same time. This allows for sub-analysis to be conducted on data. A disadvantage of cohort studies is the high cost, as they can involve a large number of people being followed over a long period of time. They're generally not suitable to study rare diseases. A challenge in cohort studies, especially ones that are conducted over a long period of time, is ensuring that people who started the study stay until the end of the study. If many people drop out, it will affect the results of the study. Now let's look at another type of study, an interventional study. In an interventional study, an intervention is done on a group of people. This The is outcome also known study. as RCT. Examples of interventions can be giving a medicine, a vaccine, or health advice. The outcome can be things like a change in disease status or change in behavior. A randomized controlled study is the best study design for an interventional study. Say we want to study the effects of a new drug. We start off with a study population. People are then randomly allocated to be in the intervention group, where they receive the drug, or in the control group, where they don't receive the drug. Then, after a suitable time period, the outcomes in the two groups are assessed and compared to see what effect the drug had. Outcomes can be things like a change in disease, symptoms, or death rates. Ideally, neither the participants nor the investigators should know which group received the intervention. This is called double blinding and ensures that neither of them can influence the outcome of the study. The main advantage is evidence that the intervention led to an outcome. Randomization ensures that both groups have an equal chance of receiving the intervention and that they have similar characteristics. This way, the effect of the intervention can be determined without other factors influencing the outcome. The disadvantages are that these studies are generally quite expensive to do. It may also require a large number of participants. It may not be suitable in some situations where not giving an intervention may be inappropriate or unethical. Finally, sometimes it's hard to keep up with all the studies that have been done on a particular topic. But thankfully, there are studies that summarize other studies. There are two main ways that this is done. A systematic review systematically identifies all the relevant studies on a particular topic, assesses the quality of each study, synthesizes and interprets the findings, and presents an impartial, unbiased, and balanced summary of the evidence. A
Meta-analysis uses data from all the studies that have addressed the same question and have a similar study design. It then uses the data from these studies to do a combined statistical analysis and produces a single summary result. And that's an overview of some of the commonly used epidemiological study types. We've had a look at what a study